हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी को झारखंडी जोहार। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं प्रत्येक दिन आपसे जुड़ूंगा और मेंस के कुछ टॉपिक के साथ आपको किस प्रकार लिखना है, आंसर राइटिंग किस प्रकार करना है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। और एक क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन को कैसे डील करना है, किस प्रकार हर पार्ट को तोड़ना है और हर पार्ट में किस प्रकार आंसर राइटिंग करना है, डायग्राम का यूज कैसे करना है, आप देख सकते हैं मेरे इस वीडियो चैनल के माध्यम से। और इस वीडियो में आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार मैंने जो अपने टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन डाला था उसका जो बेस्ट कॉपी है मैं उसके साथ साझा करता हूं। और आज का जो टॉपिक है पॉलिटी का टॉपिक है और वो प्रियम्बल है, मतलब प्रस्तावना। सबसे पहले तो मैं आपको प्रस्तावना के बारे में दो चार चीज़ें बता देता हूँ। प्रस्तावना जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव से ली गई थी। इसे 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने प्रस्तावित किया था। और इसी के परिप्रेक्ष्य में संविधान में प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया है। और सब पहले और जो क्वेश्चन यहाँ पे प्रस्तावना से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे इस प्रकार है। Discuss each adjective attached to the word republic in the preamble. Are they defendable in the present circumstances और stances? इसका मतलब है कि पार्ट के दो क्वेश्चंस के दो पार्ट हैं। पहला है कि रिपब्लिक शब्द के आगे पीछे आगे एडजेक्टिव का मतलब होता है कि जो इसकी विशेषता बताने वाले शब्द हैं। तो गणतंत्र या रिपब्लिक के पहले कौन कौन से शब्द आते हैं जो इसकी विशेषता बताते हैं। मतलब भारत एक गणतंत्र है, भारत एक रिपब्लिक है, तो किस प्रकार का रिपब्लिक है उसके बारे में डिस्कस करना है। और उसके बाद बताना है कि जो प्रेजेंट डे में रिपब्लिक जो फीचर्स है और उसके जो अटैच्ड एडजेक्टिव हैं उसका क्या स्टेंसेस हैं प्रेजेंट डे सिनेरियो में। हिंदी में अभी आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को है, जैसे देख सकते हैं। प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। क्या वर्तमान परिस्थितियों में उनका बचाव किया जा सकता है। ये क्वेश्चन जो है कुछ आपका ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है। पहला पार्ट में तो आपको बताना है फैक्चुअल पार्ट को, और सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का है वो ओपिनियन बेस्ड है। अब इसको किस प्रकार टैकल करना है, किस प्रकार इसका आंसर राइटिंग करना है, चलिए आगे आपके साथ मैं साझा करता हूँ। इसका जो बेस्ट मॉडल आंसर हो सकता है वो इस प्रकार है। आप पहले देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने लिखा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना राष्ट्र के लक्ष्यों या मूल्यों की झलक प्रस्तुत करती है। प्रस्तावना में गणराज्य शब्द अकेले नहीं बल्कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य को परिभाषित करती है। मतलब क्या क्या विशेषण है गणराज्य शब्द के साथ जुड़े हुए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। और ये विशेषण जो है औपचारिक नारे या शब्द नहीं है बल्कि भारत के राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के सिद्धांत हैं जिन पर भारत का शासन आधारित है। तो इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं कितना आई कैची है और कितना ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसमें तो पहले ही बता दिया गया क्या क्या वर्ड क्या क्या विषय क्या क्या एडजेक्टिव जुड़े हुए हैं रिपब्लिक शब्द के पहले। और यह बताने का प्रयास किया गया कि ये शब्द केवल लिखे ही नहीं गए हैं बल्कि यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि भारत का गवर्नेंस किस प्रकार है, किस प्रकार भारत का शासन होता है। वो ये जो एडजेक्टिव हैं इसकी झलक प्रस्तुत करते हैं। आगे जो है प्रस्तावना के तत्व की बात किया गया है। उन्होंने बताया है कि प्रस्तावना के क्या क्या तत्व हैं। प्रस्तावना में निहित मुख्यतः 4 बातों को स्पष्ट किया गया है। पहला है कि संविधान का स्रोत क्या है। आप जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा आप पाएंगे कि वो भारत की जनता ही संविधान के स्रोत हैं। भारत की प्रवृत्ति क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान का उद्देश्य क्या है। न्याय है, जो 3 प्रकार का न्याय देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद समता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है इत्यादि है। और चौथा जो आप देख सकते हैं हमारे प्रियम्बल में क्या क्या है, और वो है कि संविधान का निर्माण कब हुआ था। 26 नवंबर 1949 उसकी भी बात करता है। इस प्रकार देख सकते हैं कि प्रस्तावना भारतीय संविधान के व्यापक दार्शनिक पक्ष को समेटे हुई है जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्वतंत्र भारत एवं इसका संविधान निर्मित हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
अब क्वेश्चन प्रस्तावना के देखिए चार्ट के माध्यम से भी दर्शाने का प्रयास किया गया है। प्रस्तावना के मूल तत्व स्वतंत्रता, न्याय, समता, बंधुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और संप्रभुता। अब यहाँ बताने का प्रयास किया गया कि प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का आशय राष्ट्र के राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत नहीं बल्कि निर्वाचित होता है। हमारे जो भारतीय मेनली जो है माना जाता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की प्रतिलिपि है, जो कि पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि हमारी जो प्रणाली है संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित प्रमुख होता है, मनोनीत प्रमुख नहीं होता है। और गणराज्य शब्द कई शब्दों को परिभाषित करते हैं। ठीक है, आगे जो विशेषण जुड़े हुए हैं गणराज्य शब्द के साथ उनकी चर्चा करते हैं हम। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण शब्द का अर्थ है भारत ना तो किसी भी अन्य देश का डोमिनियन होगा और ना ही किसी अन्य देश पर निर्भर होगा। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह है कि भारत किसी का डोमिनियन नहीं है। भारत अपना जो आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय लेने में सक्षम है। आगे समाजवादी शब्द जो है वो मूल संविधान में नहीं था, उसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के जरिए इसको जोड़ा गया है। और समाजवाद शब्द से आशा है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अधिकार। हमारा समाजवाद जो है लोकतांत्रिक समाजवाद है, पूर्णतः साम्यवाद ना होकर के लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसमें सदा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और एक सामंजस्य की बात करते हैं। भारतीय समाजवाद का उद्देश्य है कि अभाव, उपेक्षा, असमानता इत्यादि को कम करना। इसके आगे जो शब्द है वो धर्मनिरपेक्ष है। यह भी जो है राज्य, इसका मतलब है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द के दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। जो अमेरिका इत्यादि जो देश है वहाँ पे इसका नेगेटिव जो अर्थ है वो निकाला गया है। ये राज्य का कोई धर्म नहीं है, लेकिन राज्य और धर्म एक दूसरे से अलग अलग हैं। लेकिन भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ धर्म का मतलब रिलीजन ना होकर के कर्म से जुड़ा हुआ है, तो राज्य और धर्म के बीच सामंजस्य की बात करता है और एक पॉजिटिव रिलेशन की बात करता है। राज्य बहुत सारे मामलों में धर्म के मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकता है। ये बात हो गया धर्मनिरपेक्षता की। कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रावधान है धर्मनिरपेक्षता को, जैसे धार्मिक उपासना का अधिकार है, आर्टिकल 15-16 है, 25 से 28 तक है, भारत की 15 प्रवृत्ति है जो दर्शाया गया है। लोकतांत्रिक का बात है जो भारत का शासन लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा चलाया जाएगा। भारत ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, जिसका उद्देश्य सामाजिक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। और लोकतंत्र का मतलब है कि भारत का शासन जो है वो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा होता है, जिसका निर्वाचन प्रत्यक्ष तौर पे तो ना होकर के एक प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली की बात करता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आगे जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या जो गणराज्य शब्द से जुड़े हुए जो विशेषण है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष इत्यादि, क्या उसका बचाव या संरक्षण हो रहा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो इसके प्रॉज और कॉन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। संप्रभुता शब्द जो है आज के वैश्विक युग में आर्थिक राजनीतिक निर्भरता एवं वास्तविकता है। अंतर्राष्ट्रीय नीतियां और वैश्विक संधियां संप्रभुता को प्रभावित करते हैं। इसके बावजूद भारत अपनी संप्रभुता को बनाए रखा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज का जो युग है वो एक ग्लोबल विलेज के रूप में विकसित हो रहा है, जहाँ पे जो 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद संपूर्ण देश वैश्वीकरण, निजीकरण इत्यादि जैसे शब्दों से जुड़ चुका है और एक राष्ट्र विभिन्न राष्ट्रों के साथ परस्पर निर्यात, आयात इत्यादि के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक संप्रभुता पर पे तो आक्षेप लगा है और कुछ बाधाएं भी उत्पन्न हुई हैं, लेकिन मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि भारत अपने आंतरिक मामलों में निर्णय लेने में सक्षम है। कोई बाहरी दबाव इस पे कार्य नहीं करता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि भारत की कूटनीतिक नीति है, 2017 के चीन के डोकलाम मुद्दे पर भारत की प्रतिक्रिया है। रिसेंट में आप देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर की जवाबी कार्यवाही में भारत की संप्रभुता के प्रमाण है।
जब कि रिसेंट एग्जाम्पल को आप डालते हैं तो आपके आंसर्स को ज़्यादा ऑथेंटिक बनाता है और इससे आप ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हैं। आगे अब देखेंगे समाजवादी शब्द जो है 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद भारत में निजी क्षेत्रों की भूमिका बढ़ी है। आय में असमानता से चुनौतियां समाजवादी सिद्धांतों को चुनौती दे रहा है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि समाजवाद का अस्तित्व समाप्त हो गया है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने का कहना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था उत्पादन और मांग आधारित नहीं बल्कि आवश्यकता आधारित है। डिमांड बेस्ड इकोनॉमी हमारी। इस कारण भारत की कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे मनरेगा, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जनधन योजना इत्यादि समाजवादी तत्वों को आगे बढ़ाती है और समाजवाद का स्वरूप बदलता है, लेकिन मूल उद्देश्य आज भी प्रासंगिक है। आगे पंथनिरपेक्षता की भी बात की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में सांप्रदायिक, राजनीतिक और धार्मिक ध्रुवीकरण पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्षता के लिए बड़ी चुनौती है। इसके बावजूद भी जो न्यायिक बहुत सक्रियता के कारण इसकी प्रासंगिकता बढ़ी हुई है। एग्जाम्पल्स के लिए अयोध्या राम मंदिर मामला हो गया, फिर रजस्वला महिलाओं के लिए अयप्पा स्वामी के मंदिर का मामला हो गया। इत्यादि उदाहरणों के माध्यम से हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखा है। लोकतांत्रिक की बात करते हैं तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ पे चुनाव में धन बल इत्यादि का प्रयोग देखा जा सकता है और संस्थानों की पारदर्शिता की कमी भी देखी जा सकती है, लेकिन समाजी प्रयास, न्यायिक हस्तक्षेप इत्यादि इसको प्रासंगिक बनाए हुए रखे हैं। अंततः आप निष्कर्ष की बात करते हैं तो निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रस्तावना में गणराज्य शब्द एवं उनके विशेषण मात्र एक शोभात्मक आभूषण से कहीं बढ़कर है। वर्तमान समय में इन आदर्शों के समक्ष कई चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन इन आदर्शों को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए निरंतर सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है और भारतीय गणराज्य की सफलता इसी पर निर्भर करेगी कि हम इन आदर्शों को कितनी ईमानदारी से राष्ट्रीय जीवन में उतार पाते हैं। चलिए, आज का जो हमारा डिस्कशन है यहीं पे समाप्त होता है। आगे प्रतिदिन मैं आपसे जुड़ूंगा अन्य प्रश्नों और अन्य टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।